आज के मुख्य समाचार। सड़कों की दुर्दशा पर भाजपा का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। संजौली में नागरिक सभा का जोरदार प्रदर्शन। कुल्लू में 451 घराटों का अस्तित्व संकट में। सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। शिमला में सीपीआईएम का धरना प्रदर्शन। अस्पतालों में मिलेगी जोनल अस्पताल जैसी आधुनिक सुविधाएं। संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिरेगा। शिमला में प्रॉपर्टी राइट्स पर वर्कशॉप। अब समाचार विस्तार से। शिमला नागरिक सभा क्षेत्रीय कमेटी संजौली ने संजौली क्षेत्र में आम जनता को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता नागरिक सभा के अध्यक्ष जगमोहन ठाकुर ने की। संजौली कमेटी संयोजक पवन शर्मा, सह संयोजक अंकित दुबे तथा पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। सभा नेताओं ने कहा कि संजौली उपनगर शिमला का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां हर तबके के लोग रहते हैं। छात्र, युवा, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, छोटे व्यापारी आदि। इसके अलावा यह क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सुबह स्कूली बच्चों को घर से बाजार तक आते जाते समय कुत्तों और बंदरों का सामना करना पड़ता है। जनवरी से अब तक करीब 900 लोग इनके हमले का शिकार भी बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम बार बार शिकायत और ज्ञापन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है। नागरिक सभा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द खतरनाक कुत्तों को शहर से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर नहीं रखा गया और नसबंदी व टीकाकरण की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई तो सभा बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। सभा ने कहा कि संजौली में 2 कॉलेज और लगभग 10 स्कूल है, लेकिन लाइब्रेरी में ना तो पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है और ना ही वाईफाई सुविधा है। नागरिक सभा ने मांग की कि पुस्तकालय को 24 घंटे खुला रखा जाए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को सुविधा मिल सके। शिमला के नागरिकों की एकता जिंदाबाद। कुत्ते बंदरों के आतंक से निजात दिलानी होगी। कुत्ते बंदरों का आतंक नहीं चलेगा। संजौली में कुत्ते बंदरों का आतंक नहीं चलेगा। हाँ, मैं विवेक कश्यप, सचिव शिमला नागरिक सभा। आज जो संजौली के अंदर में धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, इसका सीधा सा शिमला संजौली के अंदर में बहुत बड़ा उपनगर है शिमला का, लेकिन जितनी अगर समस्याओं की बात करें तो समस्याओं का मार संजौली के अंदर में इतना बड़ा संजौली क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर 6 वार्ड जो आसपास के अंदर में पड़ते हैं और विधायक यहाँ पर रहते हैं, उसके बावजूद आप रस्तों की बात करो, स्ट्रीट लाइट्स की बात करो, हर मूलभूत सुविधा का यहाँ अभाव है। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा हमारा है यहाँ पर धरना प्रदर्शन का, संजौली के अंदर में पिछले अगर 1 साल की बात करें, 1 साल से कम कोई 400 से 500 लोगों को जो कुत्तों ने काटा है या बंदरों ने काटा है, और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जो लागू नहीं करवा पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुत्ते हैं उन कुत्तों को, अगर खूंखार कुत्ते उनको उठाकर शेल्टर्स में रखा जाए और जो उन कुत्तों को वैक्सीनेशन और जो उनकी नसबंदी की जाए। लेकिन सरकार और नगर निगम जो है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को भी जो है जवाब नहीं दे पा रही है और ना कोई कार्यवाही कर रही है। तो हमारा मानना है कि जब तक जो है ये नगर निगम है, सरकार है, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन संजौली के अंदर में जो हमारी बैठक हुई है उसके अंदर में देखने को मिला कि संजौली के अंदर में 2 कॉलेज के आसपास और 10 के आसपास स्कूल जो है संजौली के आसपास, यहाँ पर छात्रों को पढ़ने का दिल करता है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी नाम की चीज़ नहीं। और लाइब्रेरी एक रीडिंग रूम यहाँ पर है, तो रीडिंग रूम हम ये मांग कर रहे हैं कि जब तक ये सुविधा लाइब्रेरी की यहाँ नहीं होती तो रीडिंग रूम को 24 घंटे खुला रखा जाए ताकि जो लोग वहाँ पर छात्र आकर पढ़े और अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। देखा होगा यहाँ पर तो संजौली के अंदर में अगर आप झारखंड से शिमला आएंगे तो 1 घंटा, और दिल्ली से आपको अगर संजौली क्रॉस करना तो 1.5 घंटा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा प्रोसेस संजौली की जनता के लिए। तो हम यूँ चाहते हैं सरकार जो है इस पर भी जो है कोई सही तरीके से व्यवस्था जो है की जाए।
इसके साथ साथ संजौली के अंदर में आप यहाँ से शांति जाना हो, संजौली जाना हो या आपका चोटी जाना हो, रात को अगर जाना है, अंधेरे का इलाका है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का कोई वो नहीं है। लगातार जो नगर निगम जो पानी और ये जो गार्बेज है या तो दूसरे टैक्स लगातार 10% की जो वृद्धि हर साल कर रही है। अब मतलब किसी मकान मालिक अपनी जेब से नहीं देगा, उसका सारा का सारा जो खामियाजा वो जो लोग हैं, जो किराएदार है, उनके ऊपर पड़ता है। उनका हर साल 10 से 15% किराया भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सब बात को एक चेतावनी आज हम यहाँ से नगर निगम को और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन को देने आए। ये जो तमाम चीज़ें इनको लेकर आप लोगों ने जल्द कोई नीति नहीं बनाई है, इसका समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नहीं किया, तो आने वाले समय में ये तो संजौली के 3-4 वार्ड हमने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, आने वाले समय में चाहे टूटू है, चाहे समर हिल है, चाहे आपका कृष्णा नगर है, चाहे थोड़ा शिमला, हर जगह को लामबंद करते हुए आने वाले समय में नगर निगम के ऊपर जो बड़ा प्रदर्शन किया जाए। और एक जो और यहाँ पर है, आप संजौली की अगर हम बात करें, संजौली के नज़दीक में IGMC है और साथ में चमियाना हॉस्पिटल। तो चमियाना हॉस्पिटल में जाना आज की डेट में इतना चुनौती हो गया आदमी के लिए कि वहाँ जाने से आदमी PGI जाना प्रेफर करता है, क्योंकि वो आना जाना ही अपने आप में एक बड़ा चुनौती है। दूसरा एक तो समझ में नहीं आता है, इसी के अंदर में लगातार इतना मरीज आता है। और संजौली से बस लगी थी जो संजौली से चमियाना आपका जो IGMC है, वहाँ पर लोगों के लिए सुविधा के लिए लगी थी, लेकिन सरकार की पता नहीं क्या उस बस को बंद कर दिया। और जब जो मरीज होता है या दूसरे लोग होते हैं उनको, क्योंकि बसें तो आती नहीं है, तो बसों का इंतजार ना करते हुए लोगों को वहाँ से टैक्सी करनी पड़ती है। उसके अंदर आर्थिक बोझ जो आदमी के ऊपर पड़ता है। उसके साथ हम मांग करें कि बहुत सा जो छात्र है वो बाहर पढ़ता है, संजौली के अंदर में इतना इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई बहारा में पढ़ रहा है या कोई यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ रहा है, दूसरे कॉलेज के अंदर में पढ़ रहा है और लाइब्रेरी के अंदर में बाहर पढ़ता है। तो यहाँ पर 8 बजे के बाद ना तो जाने के लिए कोई बस है, ना आने के लिए कोई। आने के लिए मेरे ख्याल 10 बजे एक बस आती है, उसके बाद कोई भी बस नहीं। या जो होटल के अंदर में काम करता है, तय बाजार का काम करता है, रात को 10-11 बजे वो जो है वहाँ इधर के लिए, तो बसों का हम पूरे 24 घंटे जो है संजौली के लिए बसों की आवाज़ आई होनी चाहिए, ताकि जो है यहाँ का जो महिला भी रात को अगर ट्रैवल करना हो तो उसके लिए, क्योंकि अगर रात को हम मान लो 11 बजे हम बस स्टैंड में फंस गए तो संजौली के लिए 400-500 रुपये जो हर आदमी को करना। तो ये तमाम मांगे जिनको लेकर हम जो है आज प्रदर्शन यहाँ संजौली के अंदर में कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर सरकार और नगर निगम अगर इन हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेगा और जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने को नहीं करेगा, तो हम जो आने वाले समय में शिमला के अंदर में बहुत बड़ा आंदोलन जो शिमला नागरिक सभा करने वाली है। कुल्लू जिले में एक समय था जो पहाड़ी ढलानों में घराटों की गूंज सुनाई देती थी और यह आवाज जीवन की लय का हिस्सा हुआ करती थी। इन घराटों की दहलीज पर लोकगीतों का जन्म होता था और प्रेम के अनगिनत किस्से पनपते थे, लेकिन अब वक्त की करवट ने इन घराटों का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। पिछले 3 वर्षों में कुल्लू जिले में 251 घराट अपनी पहचान खो चुके हैं और अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। करीब 2.5 दशक पहले जिले में 2500 से ज्यादा परंपरागत घराट हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर मात्र 500 के आसपास रह गई है, जिनमें से भी केवल 200 घराट ही कार्यशील अवस्था में हैं। घराटों के घटने का मुख्य कारण क्षेत्र में बागवानी और नकदी फसलों की ओर बढ़ता रुझान है, जिससे पारंपरिक कृषि की ओर किसानों का ध्यान कम हुआ है। इसके चलते घराटों में अनाज की कमी हो गई है और ये धीरे धीरे वीरान होते गए हैं। सिर्फ कृषि में बदलाव ही नहीं बल्कि बाढ़ जैसी आपदाओं ने भी घराटों के अस्तित्व पर गहरा असर डाला है। बीते 3 वर्षों में बाढ़ ने कुल्लू जिले के विभिन्न नालों में 451 घराटों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 2023 में आई बाढ़ ने सेंज, पीन पार्वती और व्यास सहित अन्य नालों में 415 घराटों को तबाह कर दिया। इसके बाद 2024 में जिले भर में बाढ़ के कारण 28 घराट नष्ट हो गए। इस वर्ष आई आपदा में 8 घराटों का अस्तित्व खत्म हो चुका है। घराटों की संख्या में कमी का एक और मुख्य कारण जिले में विद्युतीकरण का होना है। बिजली से चलने वाली चक्कियों के आगमन ने घराटों को अप्रासंगिक बना दिया और जल चक्कियों का स्थान विद्युत चालित चक्कियों ने ले लिया। इस बदलाव ने घराटों
घराटों के चलने की प्रक्रिया को रोक दिया। इससे इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया है। साहित्यकार डॉक्टर सूरज ठाकुर का मानना है कि घराटों का सिमटता हुआ अस्तित्व विद्युतीकरण के कारण हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में बाढ़ों ने इन घराटों की संख्या को और घटाया है। एक समय था जब लोग सर्दियों में घराटों से अनाज पीस कर ले जाते थे और बर्फबारी के दौरान आराम से घर पर बैठकर इसे खाते थे। अब यह सब केवल एक याद बनकर रह गया है। राजस्व विभाग ने स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जो यह दर्शाती है कि पिछले 3 वर्षों में बाढ़ के कारण कितने घराट नष्ट हुए हैं। गणेश ठाकुर, जिला राजस्व अधिकारी, ने बताया कि 2023 के आपदा में सबसे अधिक घराटों का नुकसान हुआ है और अब इस क्षेत्र में घराटों की संख्या लगातार घट रही है। कुल्लू में घराटों का घटता हुआ अस्तित्व न केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के समाप्त होने का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्र पारंपरिक कृषि और ग्रामीण जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संकट का संकेत है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्र मोगी नंद में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय लोग, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सड़कों को पहाड़ों की भाग्य रेखा कहा जाता है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण ये भाग्य रेखाएं अब गड्ढों की रेखाएं बन चुकी है। उन्होंने कहा कि नाहन क्षेत्र में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि हर समय दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जबकि सरकार और स्थानीय विधायक इस मुद्दे पर मौन है। डॉक्टर बिंदल ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर नाहन क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो भाजपा जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि गड्ढों में केवल मिट्टी डालकर खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे बरसात में दलदल और अब धूल का वातावरण बन गया है। इससे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं के प्रति आंखें मूंदे बैठी है। यहाँ से गुजरने वाले कांग्रेस नेता क्या इन गड्ढों को नहीं देखते? उनकी चुप्पी बताती है कि उन्हें जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। मत चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, टूटी सड़कें नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, टूटी सड़कें नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, सड़क पर मिट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सड़क पर मिट्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिमाचल, सिरमौर और नाहन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसे दौर में से गुजर रहा है जब पिछले 1 साल से सड़कों के गड्ढे और गड्ढों में मिट्टी डाल डालकर लोगों का जीना इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने दूभर कर रखा है। हालत यह है कि एक भी सड़क इलाके की ऐसी नहीं बची है जो किसी तरह से भी चलायमान हो। पूरी बरसात के मौसम में गड्ढों में कीचड़ भरता रहा, लोग त्रस्त रहे। बरसात के बाद इन सड़कों पर मिट्टी डालने का काम शुरू हुआ और वो मिट्टी डालते हुए दलदल में तब्दील हो गए और जैसे ही बरसात बंद हुई है सारी सड़कें धूल के आलम में बदल गई हैं। सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, गाड़ियां खराब हो गई, लोगों की कमर की जूड़ें हिल गई। परंतु ये निकम्मी सरकार और निकम्मे विधायक आज हम जिस सड़क के ऊपर खड़े हैं उसकी क्या हालत है, ये यहाँ से गुजरने वाले कांग्रेस के नेताओं को भी एक बार देखना चाहिए। दिन रात इन सड़कों पर चलने वाले कांग्रेस के नेता क्या मजबूरी है कि सड़कों की दुर्दशा करके रखी है। और आज हम यहाँ से इस छोटे से सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, 15 दिन में अगर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं की तो उग्र आंदोलन करने के ऊपर जनता मजबूर होगी।
हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार अब आदर्श अस्पतालों को जोनल अस्पतालों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में खोले गए 50 आदर्श अस्पतालों को मजबूत करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि इन अस्पतालों में मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उनके ही क्षेत्र में मिले, जिससे उन्हें गंभीर मामलों को छोड़कर मेडिकल कॉलेजों तक न जाना पड़े। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने जानकारी दी कि प्रदेश के 40 आदर्श अस्पतालों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती पहले ही कर दी गई है, जबकि बाकी अस्पतालों में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती प्रक्रिया में है। इन अस्पतालों में वर्ष के अंत तक डॉक्टरों, उपकरणों और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। 350 प्रकार के टेस्टों की सुविधा, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की स्थापना, बड़े जिलों के आदर्श अस्पतालों में MRI की सुविधा, आधुनिक लैब्स की स्थापना, कई जगहों पर कार्य शुरू हो चुका है। शेष के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। सरकार द्वारा हाल ही में 600 नर्सों और बड़ी संख्या में फार्मासिस्टों की नियुक्ति की गई है, जिससे इन अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। इससे प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों पर मरीजों का बोझ भी कम होगा। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार इन आदर्श अस्पतालों को न केवल उपकरण और मशीनरी से लैस कर रही है, बल्कि चरणबद्ध ढंग से अन्य विभागों के डॉक्टरों की भी तैनाती की जा रही है। यह पहल राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी, जो अब अपने नजदीकी आदर्श अस्पताल में ही गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM ने आज अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा ने की। इस दौरान राकेश सिन्हा ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाना भारत की अर्थव्यवस्था और स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप भले ही मित्र हो, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका द्वारा भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इस निर्णय का विरोध करता है। राकेश सिन्हा ने कहा कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह तय करे कि भारत किस देश से क्या खरीदे या क्या बेचे। उन्होंने इसे आर्थिक साम्राज्यवाद की कोशिश बताते हुए भारत को अपनी नीतियां स्वयं तय करने का अधिकार बताया। CPIM नेताओं ने मांग की है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि इसका सीधा असर भारतीय उद्योग, व्यापार और आम जनता पर पड़ेगा। किसानों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। देश के मजदूर किसानों की रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमीरों को छूट, गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीरों को छूट, गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 50% टैरिफ वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। प्रधानमंत्री मोदी साहब होगी, उनके सबसे घनिष्ठ मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब हैं और बेस्ट फ्रेंड ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। चौपट कैसे किया? मोदी सरकार है, जितना भी हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट पर 50% गुंडा टैक्स लगा दिया है। गुंडा टैक्स ये वसूली है। देश के मजदूर किसानों की वसूली क्यों कह रहे हैं हम वसूली इसलिए कह रहे हैं, कौन करेगा? WTO जो निर्धारित करता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को, उसके नियमों का उल्लंघन कर इनके सबसे घनिष्ठ मित्र जो दो हैं, ये ट्रंप साहब और मोदी साहब, उन्होंने हमारे जितना भी उद्योग है तबाह कर दिया है, तबाह। फिनिश। इसलिए आज हम जनमत पैदा कर रहे हैं और उस धारा को जिंदा रख रहे हैं इस देश में, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की धारा है, जो देश की स्वाभिमान की धारा है,
हैं रक्षा कौन करे? और इस देश की अर्थव्यवस्था को रक्षा कौन करे? जिंदा रखने की धारा है उसको रखेंगे। और मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में। हमने फिरंगियों को इस मुल्क से निकाला और आज फिरंगी हमारे ऊपर नए तरीके से गुलामी लाना चाहते हैं। ये लाल झंडा, ये सीपीआई वाम धारा बिल्कुल अनुमति नहीं देगी, ना ट्रंप को अनुमति देगी और ना देगी मोदी साहब को ये अनुमति कि हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करें। हमारा देश तेल के आधार पर चलता है मेन, और उसी पर सबसे ज्यादा आक्रमण कर दिया गया है आज की तारीख। चौपट हो जाएगा, चौपट टाइम टेनिंग ड्यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और इसीलिए ये हमारे देश ने तय करना कि हम तेल कहां से लाएंगे। अमेरिका डिसाइड करेगा कि हमने तेल कहां से लाना, कहां से, हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, किस मुल्क से हम क्या रिश्ता रखेंगे। अमेरिका हैज नो राइट टू डिसाइड इट, वी विल डिसाइड इट, द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल डिसाइड एंड जो इलेक्टेड पीपल दे विल डिसाइड। लेकिन अगर इलेक्टेड लोग धोखा करेंगे देश के साथ, उनको भी कोई अधिकार नहीं है सत्ता में रहने के लिए। उनको उनकी भी बर्खास्तगी की मांग इस आंदोलन के जरिए उठाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य को हालिया प्राकृतिक आपदाओं से उभारने के लिए उदार वित्तीय सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य की ऋण सीमा को 2% बढ़ाने और वित्तीय सहायता, ऋण व अनुदान के मामलों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। सीएम सुक्खू ने वित्त मंत्री को अवगत करवाया कि इस वर्ष राज्य में भारी वर्षा, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं ने व्यापक तबाही मचाई है। उन्होंने बताया कि इन आपदाओं से प्रदेश को लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 1,321 लोगों की जान भी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और जीएसटी दरों के हालिया युक्तिकरण ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि में राजस्व घाटा अनुदान में भारी कमी आई है। वर्ष 2020-21 में यह 10,249 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2025-26 में घटकर मात्र 3,257 करोड़ रुपए रह गया है। सुक्खू ने केंद्र से आग्रह किया है कि हिमाचल की कठिन वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए ऋण सीमा 2% बढ़ाई जाए ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वस्त किया कि प्रदेश की विभिन्न मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज शिमला में 2 दिवसीय नेशनल आईपी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिमाचल के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बौद्धिक संपदा अधिकार की जानकारी देना था। मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम ने कहा कि आज युवा स्टार्टअप प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा और प्लास्टिक कचरे जैसे मुद्दों पर नए समाधान दे रहे हैं। पीएचडी सीसीआई के स्थानीय निदेशक अनिल ने कहा कि यह यात्रा हिमाचल में स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए एक नई शुरुआत है। पूर्व NHIC चेयरमैन डॉक्टर HP कुमार ने बताया कि भारत में वर्ष 2016 में लागू हुई IPR नीति को लेकर कार्यशालाएं जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स, और विशेषकर वो रिसर्चर्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं हिमाचल में, वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूट के द्वारा अपने इनोवेशंस को, अपने आइडियाज़ को फ्रक्टिफाई कर सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें, उनको रजिस्टर करा सकें और उनको कमर्शलाइज करा सकें। तो ये एक प्रयास है भारत सरकार का लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा, जिनकी सहायता से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसमें जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्टअप्स हों, चाहे वो
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से द्वारा पीएचडी चैम्बर के द्वारा उनकी सहायता करके ये सारा कार्य कराया जाएगा। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर भी खोलने के लिए आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजीम साहब द्वारा उद्घाटन किया गया और उसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मात्रा में आईपीआर्स की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, एमएसएमईज को विशेषकर और स्टूडेंट्स को भी जो हायर स्टडीज़ में हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं और जो नए आइडियाज़ लेके आगे आते हैं, कि उनको इसके रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा मिले। और मिनिस्ट्री की जो स्कीम है फाइनेंशियल सहायता देने की भी, वित्तीय सहायता देने की भी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी उसका भी लाभ उन्हें मिल सके। हमारे सोलन जिले में जो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र कार्यालय है, उसकी ओर से मैं अपने कार्यालय को संबोधित कर रहा हूँ। आज के इस 2 दिवसीय आईपी यात्रा कार्यक्रम आयोजन आज पीटर हाउस में जो देख रहे हैं, ये आयोजन मंत्रालय की ओर से सपोर्ट करा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे राज्य में जो भी उद्यमी हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हो, उनके लिए जो एमएसएमई की स्कीम्स है, उसको साथ साथ अपने आईपी को कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं। आईपी यात्रा में टेक्निकल सेशंस के जरिए उनको आईपीज़ की इम्पोर्टेंस अपने मार्केटिंग में, अपने बिजनेस की, अपनी ब्रांडिंग की, प्रोटेक्शंस और इसी के साथ अन्य एमएसएमई स्कीम्स के बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। ये कार्यक्रम 2 दिवसीय होगा। आज जैसे इसका पहला दिन है, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज के मुख्य अतिथि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने करा और इसी के साथ आगे भी हम टेक्निकल सेशंस की और देखेंगे कि और भी स्कीम्स जो हमारे मंत्रालय की ओर से और भी बेनिफिट्स जो आईटीज़ के, जो हम उनके ज़रिए उनको हमारे राज्य के एमएसएमईज़ को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, वो सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। पेटेंट और ट्रेडमार्क और या कोई भी आप कह लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो हम सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में आज के इस एरा में यूज़ कर रहे हैं। आज हम एआई के ज़माने में हम देखते हैं कितनी सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उनको यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी हम देखते हैं, वो भी किसी न किसी तौर पे एक किसी का आईपी है, वो किसी की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कितने ज़्यादा काबिल हैं अपने आप में, हम अपनी जो हमारे हुनर है उसको हम किस तरह से कमर्शलाइज कर सकते हैं आईपी के फॉर्म पर। हम उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं ताकि हमारी ब्रांडिंग हो, हमारी आइडेंटिटी हो। तो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो जब ग्रो करते हैं, जब आगे फर्दर ग्रो कर जाते हैं, तो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करती है, सो उनके नाम से, उनके लोगो से, और वो सब चीज़ें ट्रेडमार्क। पेटेंट जैसे आपने बोला, पेटेंट भी एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस अभी तक डेवलप नहीं है, कैसे करा गया है और उस व्यक्ति के पास है, तो उसका वो सर्टिफिकेशन कर सकता है। एमएसएमई की स्कीम्स के जरिए आपके पास अगर ट्रेडमार्क है, आपके पास अगर पेटेंट है, आपके पास अगर जीआई है, आपके पास और भी कोई कॉपीराइट है, उन सारी चीज़ों का आप इनोवेटिव स्कीम के अंतर्गत, जैसे इंक्यूबेशन है, आपका डिज़ाइन है और आईपीआर कंपोनेंट्स में, इन चीज़ों का आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करते हैं अपने सर्टिफिकेट्स को परचेज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित विवादित संजौली मस्जिद मामले में गुरुवार को जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के उन आदेशों को बरकरार रखा है जिनमें मस्जिद की निचली 2 मंजिलें तोड़ने के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 3 मई 2024 को जारी किए थे, जिसमें मस्जिद के निर्माण को गैर कानूनी बताते हुए पूरी संरचना को गिराने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को हिमाचल वक्फ बोर्ड ने 17 मई को जिला अदालत में चुनौती दी थी। गुरुवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश युजवेंद्र सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों, वक्फ बोर्ड और नगर निगम की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया और आयुक्त कोर्ट के आदेशों को सही ठहराया। इस मामले में सुनवाई का सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। 19 मई को अदालत ने मस्जिद कमेटी के प्रधान और एमसी शिमला को समन जारी कर रिकॉर्ड तलब किया। 23 मई को एमसी को दोबारा नोटिस जारी कर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। 26 मई को अदालत ने मस्जिद तोड़ने पर स्टे लगाई, जिसे बाद में 5 जुलाई तक बढ़ाया गया। 11 जुलाई को मामला बहस योग्य माना गया।
6 सितंबर को करीब 2.25 घंटे तक विस्तृत बहस हुई। अंततः 30 अक्टूबर को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलें गिराने के आदेश बरकरार रखे। वक्फ बोर्ड ने अदालत में दलील दी थी कि मस्जिद का निर्माण पुराना है और इसे गैर कानूनी बताकर गिराना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना जैसा है। वहीं नगर निगम का कहना था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा बिना स्वीकृति के अवैध रूप से निर्मित है, इसीलिए कार्यवाही आवश्यक है। अब अदालत के इस निर्णय के बाद नगर निगम को मस्जिद की 2 मंजिलें गिराने की कार्यवाही आगे बढ़ाने का अधिकार मिल चुका है। सबसे पहले तो हम जो ये आज अदालत का आज निर्णय आया, इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं और प्रदेश के समस्त सनातन समाज को हम इस बात की बधाई देते हैं। सितंबर 2024 में देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश ने जो संजौली में आंदोलन किया, जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं पर वहां पर लाठियां बरसी, वाटर कैनन का प्रयोग किया और एफआईआर हुई, आज का जो ये अदालत का फैसला है कहीं ना कहीं ये उन सब बातों की परिणति है। हमारे सनातन समाज का जो संघर्ष था वो आज फलीभूत हुआ। अदालत के इस निर्णय के साथ हमें ये एक अपेक्षा आज जागी है कि अब नगर निगम शिमला बिना किसी देरी किए तुरंत जो है इस ढांचे को गिराएगा, निरस्त करेगा और न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगा। परंतु जहां हिमाचल प्रदेश प्रशासन और सरकार की नीयत और नियति है उस पे कहीं ना कहीं हमें संदेह भी है। पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार और प्रशासन ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों पे लाठियां भांजी थी, मुकदमे बरसाए, मुकदमे कायम किए। मैं आज एसपी शिमला से पूछना चाहता हूं कि आज तो यह बात प्रमाणित हो गई कि जिस बात के लिए हिंदू समाज सड़कों पे आया था वो बात सत्य थी, सत्य की लड़ाई लड़ने आया था। क्या आज आप एसपी महोदय, क्या आज आप सनातन समाज से माफी मांगेंगे? देखिए, जो एमसी कमिश्नर शिमला का जो ऑर्डर था 3 मई 2025 का, उसके खिलाफ 2 अपीलें जो है वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने फाइल कर रखी थी जिला न्यायालय में, जो कि एडीजे 2 श्री यजविंदर सिंह जी के कोर्ट में लगी थी। और रिकॉर्ड समय के अंदर विदिन 6 महीने के अंदर उन दोनों अपीलों को आज खारिज कर दिया गया है। और 3 मई 2025 के एमसी कमिश्नर साहब के फैसले को अदालत ने सही पाया है और इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये विवादित ढांचा संजौली में है ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक ही टूटेगा और पूरा अवैध है। और इतना ही नहीं, ये आज चौथा फैसला जो है इस विवादित ढांचे के लिए आया है। इससे पहले पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर को गिराने का फैसला आया था, जिसकी कंप्लायंस आज तक जो है संजौली मस्जिद कमेटी ने नहीं की है, जबकि उनके पास कोई एक्सटेंशन भी नहीं है। और इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को इन्होंने जिला अदालत में ही चुनौती दी थी, जो कि 1 महीने के अंदर श्री प्रवीण गर्ग जी ने 30/11/2024 को 5 अक्टूबर के फैसले को सही ठहराया था। और उसके बाद तीसरा फैसला 3 मई 2025 को कमिश्नर साहब के कोर्ट से आया था, जिसमें पूरी संजौली मस्जिद को अवैध करार दिया गया था कमिश्नर के द्वारा। उसके ऊपर 2 अपीलें जो दायर की थी वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने, वो आज जिला अदालत ने खारिज कर दिए। चौथा फैसला जो है ये जनता की फेवर में आज 4 फैसले आए हैं और इसके लिए हम पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि 31/8/2024 को जिस आंदोलन को उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लीड किया था और अपने ऊपर एफआईआर बनवाई थी और पुलिस वालों के लाठी डंडे उन लोगों ने खाए थे, आज उनके लिए ये फैसला जो है मरहम का काम करेगा। और मुझे लगता है कि अब एमसी शिमला को बिना कोई देर किए जल्दी से जल्दी इस पूरे विवादित ढांचे को गिरा देना चाहिए, क्योंकि संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की नीयत और नियति में खोट है। क्योंकि पिछले साल 5 अक्टूबर के ऑर्डर को भी तकरीबन 13 महीने व्यतीत होने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है। तो आज का जो ऑर्डर है
हम इसके लिए तहे दिल से कोर्ट का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था।